है। अच्छा, इसके और लक्षण क्या मिलेंगे? जब पेशाब बार बार जाएंगे आप, तो पेशाब से प्रोटीन काफी ज्यादा निकलता जाएगा। जितना पेशाब से प्रोटीन जाएगा बाहर आपके आपके पैरों में उतना दर्द होगा। तमाम लक्षण और रहते हैं, जैसे नॉक्टर्नल डिस्यूरिया, पेशाब रात में आप कई बार जाएंगे, रात में पेशाब कई बार जाएंगे। कैसे होता है? देखिए, महिलाएं ज्यादा शिकायत की होती हैं। क्यों? जल्दीबाजी, पेशाब करने कहीं उनको इतना काम सूझा है कि पेशाब भी आधा ही करती है, तुरंत करके वो उठ जाती हैं। पहला, लिकोरा के शिकार महिलाएं जो होती है उनको यूटीआई की शिकायत ज्यादा होती है। दूसरा, तीसरा, हाइजीन कमी होना। हमारे देश में महिलाओं का हिस्सा जननांग ऐसा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको ये लगता है शर्म का विषय है, जबकि गर्व का विषय है। किसी महिला के लिए तो जननांग जो है गर्व का विषय है, क्योंकि हम सबकी उत्पत्ति महिला के जननांग से हुई, चाहे कोई पुरुष हो। तो हम उस पर बात नहीं करते, जबकि हर महिला का जननांग जो है वो काफी छोटा होता है, यूरेथ्रा उनका काफी छोटा होता है। वो बैठ के पेशाब करते, इन्फेक्शन सरफेस से तुरंत उनको पकड़ लेता है। इन्फेक्शन हो गया उनको, 2-4 दिन तक नहीं रहा, फिर उनको हमेशा आप पूछेंगे तो बुखार लगेगा। अच्छा, बुखार वो कई बार गांव में सुनते हैं आपके, खुल के बुखार ना हो तो, ऊपर बुखार ना हो तो। बुखार वो पैरामीटर से ऊपर आता है, उसमें ऐसा कोई छिपा राज नहीं है। महिलाओं को बुखार पकड़ में कैसे आता है? जब वो नहाने जाएंगी, जब शरीर में पानी पड़ेगा ठंडा लगेगा उनको तुरंत। तो यूटीआई के सिम्टम्स में आपको राइगर, फीवर और बार पेशाब करना और क्रैम्प, नीचे वाले पैरों में काफी दर्द होना, ये समस्या बड़ी कॉमन है। अच्छा, पुरुषों में कैसे होता है? अक्सर पुरुषों में, जो पुरुष पानी कम पीते हैं या जिनको स्टोन है, किडनी स्टोन है, यूरेट्रिक स्टोन है या ब्लडर में स्टोन है, उनको ये दिक्कत होती है कम एज के पुरुषों में। ऊपर जाते हैं, जिन भी पुरुषों को प्रोस्टेट की समस्या है उनको कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूटीआई जरूर होगा। दूसरा, वो पुरुष जो कई महिलाओं से संबंध रखते हैं उनको इस तरह की समस्या आती है। चौथा, वो पुरुष जो बहुत कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, कई सारे पुरुष एक साथ रह रहे हैं, कपड़े उनकी धूप में नहीं सूख रहे हैं, उन भी पुरुषों को यूटीआई की समस्या आती है अक्सर। हम और क्या पाते हैं? यूटीआई वाला पेशेंट जो होगा, सिम्टम्स आपको मुंह सूखने के मिलेंगे, क्योंकि इतनी बार पेशाब कर देता है कि उसका मुंह बार बार उसका सूख जाता है, तो उसका मुंह सूखा भी बार बार रहेगा। अच्छा, ये सब बातें यूटीआई की। आप कुछ और लक्षण पाओगे कि शरीर कमजोर होता है धीरे धीरे उसका। हो सकता है कि शुगर का पेशेंट जो हो वो भी आपको यूटीआई की शिकायत करे अक्सर। कुछ दवाएं होती हैं डायबिटीज की जो यूटीआई सिम्टम्स पैदा करती हैं, जैसे डापाग्लिफाजोन की बात करते हैं हम लोग, जो दवा यूटीआई डायबिटीज की दवा आती है, उससे भी पॉलीयूरिया होता है, यूटीआई की शिकायत आती है मरीज को। अच्छा, इलाज क्या है इसका? बहुत आसान इलाज है। सबसे पहला तो हाइजीन। आप सफाई जितनी रखेंगे अपने प्राइवेट पार्ट्स की, उतना यूटीआई कम से कम आपको होगा। सफाई कैसे रखनी है किसी को नहीं आता। फोर स्किन या लिंग के पीछे की चमड़ी जो होती है उसे खिसका के जो सेबों में इकट्ठा होता है उसे साफ करना होता है, और शायद बहुत कम पुरुष जो होंगे वही साफ करते हैं, जल्दीबाजी में कोई साफ नहीं करता। दूसरा, जो सब चोरी करते हैं, पानी। पुरुष कभी भी पूरा पानी नहीं पीता, आजकल के कारण से, काम के बोझ के कारण से पानी वो कम पीता है। तीसरा, आपको हाइड्रेशन के साथ साथ अपने जांघिया, जो कपड़ा हम पहनते हैं, प्रयास करिए कि वो धूप में सूखे। बहुत सारे बैक्टीरिया धूप से मर जाते हैं, उनकी उत्पत्ति वहीं पे खत्म हो जाती है अगर कपड़े आपके धूप में सूखते हैं तो। अब हम बात करें ट्रीटमेंट की। देखिए, पहले लोग क्या करते थे, ठंडा पानी पीते थे, गर्म पानी। देखिए, आज समय में जो मॉडर्न मेडिसिन में एक दवा आप सुनते होंगे, पहले एल्कलाइजर कि पोटेशियम साइट्रेट दे दिया, लेकिन हर बार वो कारगर नहीं होता। अब एक दवा का नया नाम लेते हैं, कैनबेरी डीमेनोज। कैनबेरी एक फल है जो इंडियन कॉन्टिनेंट कम पाया जाता है, हमारा कम ही होता है, जो इंडियन कैनबेरी कम जाता है। कैनबेरी करता क्या, हम इतनी बात, कैनबेरी करता क्या है? कैनबेरी एक सब्सटेंस क्रिएट करता है बॉडी के अंदर, जो कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मतलब चिपकाव को रोकते हैं। जो बैक्टीरिया हमारे रास्ते में चिपकता है पेशाब के, उसको चिपकने से रोकते हैं। और वहीं डी मैनोज जाके जहां जहां उस बैक्टीरिया ने इंजरी की है, जहां उसने स्लज बनाया है, उसको हीलिंग करता है, जिससे हमारे पेशाब में इंफेक्शन होने को रोकते हैं। एट द सेम टाइम जब बैक्टीरिया का इंफेक्शन बढ़ेगा तो हमारा जो मीडियम है पेशाब का, वो एसिडिक से कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। तो उससे वापस एसिडिक करने के लिए, ताकि बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो पाए, वहां पे हम एल्कलाइजर का उपयोग करते हैं। तो एल्कलाइजर यहाँ पे न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना प्लस हल्का लाइट एसिडिक एटमॉस्फेयर बनाने के काम आता है। मतलब हमारा पीएच पेशाब का 6.0 के आसपास होता है और हमें इतना ही पीएच चाहिए। पीएच मतलब कि कितना एसिड का मान है, तो एल्कलाइजर का काम ये होता है। अच्छा, इसमें हम कई बार, जैसे आज बात हुई कि इसमें प्री प्रोबायोटिक का क्या रोल है। देखिए, प्री प्रोबायोटिक और एंटीबायोटिक समझने के लिए आप समझिए, एंटी और बायोटिक्स। एंटी मतलब विरोध, किसका विरोध? जीवन का विरोध। किसके जीवन का? बैक्टीरिया के जीवन का विरोध करना, ये काम है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक हमारे लिए प्रीबायोटिक है, क्योंकि हमारे जीवन को सपोर्ट करे, लेकिन बैक्टीरिया के लिए वो एंटीबायोटिक है। एट द सेम टाइम जब हम प्री प्रोबायोटिक की बात करते हैं तो ड्राइड स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया, जो हमारे गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ कराते हैं, उनका उपयोग हम करते हैं, ताकि बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है, जो कि एंटीबायोटिक खाने से मर जाते हैं, वो भी उनकी ग्रोथ को हम नरिश कर पाए। जैसे आपको पता है यूटीआई में बेसिकली
ई कोलाई बैक्टीरिया जो होते हैं या क्लेप्सुला बैक्टीरिया, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो उन ई कोलाई को समाप्त करने के भी कई बार गुड बैक्टीरिया जो होते हैं उनको जाके खत्म करते हैं। जैसे महिलाओं की बात ज्यादा हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको जितने पेशेंट मिलेंगे 60 से 75% पेशेंट आपको फीमेल ही मिलेंगी। उनको लिक्यूरिया की दिक्कत, अक्सर आप महिला पकड़ लोगे, कोई भी अगर सर्वे करोगे आप तो 100 महिला पकड़े आपको 70 को लिक्यूरिया की दिक्कत थोड़ी बहुत तो होगी ही होगी कहीं से। तो लिक्यूरिया में क्या होता है आप जानते हैं, बैक्टीरिया भी ग्रोथ होती है तो डिस्चार्ज व्हाइट होगा। यदि ग्रोथ में येलो रंग की आने लगी, जो कल्चर जो फ्लो हो रहा है येलो कल्चर आने लगा उसमें और स्मेल के साथ में, तो फंगस का इन्वॉल्व है। और हमें पता है कई सारे बैक्टीरिया फंगस पे ग्रो करते हैं और फंगस को मारते हैं, उसे खाते हैं, अपनी आसान भाषा में तो खाते हैं। तो हमें फंगस को खत्म करने के लिए भी प्री प्रोबायोटिक का उपयोग करना पड़ता है, जो कि आज हम जिनकी तरफ से बात करना है, जिनका खाना खाने आए हम उनकी बात करेंगे UT4D की। तो इनकी दवा में कैनबेरी डी मेनोज भी पड़ा हुआ है और प्रीप्रोबायोटिक भी पड़ा हुआ है, जो कि इनकी दवा यूटीआई को खत्म करने में काफी कारगर है। इसलिए यूटीआई की समस्या को भी हल्के में न लें, क्योंकि यूटीआई शुरुआत में लगता है कि ठीक हो जाएगा, पानी पीने ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार यूटीआई कॉम्प्लिकेट यूटीआई बन जाती है। रिकरेंट यूटीआई होते होते बार बार वो कॉम्प्लिकेट यूटीआई, और खासकर छोटी बच्चियों में, क्योंकि छोटी बच्चियों में क्या होता है हम प्रॉपर ध्यान नहीं देते और उनकी यूटीआई हमेशा रहती है, वो कभी जाती नहीं है। सिम्टम्स क्या मिलेंगे आपको, बच्चे हमेशा अपने प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ रखते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे कई बार, और वो यूटीआई कभी खत्म नहीं होता। ऐसा ही डायबिटिक फीमेल है तो यूटीआई उसे पक्का ही पक्का मिलना आपको है सिम्टम। प्रोस्टेट का पुरुष है, पेशाब रुक गया, तो पेशाब तो वैसे ही गंदगी बाहर लेके आ रहा था, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करके कुछ देर बाद और फिर वो इन्फेक्शन का कारण आपको मिल जाता है। तो ये कुछ यूटीआई की छोटी छोटी बातें हो गई। तो उसमें कैनबेरी डी मेनोज का उपयोग इसलिए करना है, जैसे अल्कासोल एक बहुत बड़ा ब्रांड है पूरे इंडिया में, लेकिन सिर्फ उसमें हाइड्रोजन साइट्रेट या पोटेशियम साइट्रेट मिलता है, उसमें कोई भी और प्रीप्रोबायोटिक या कैनबेरी डी मेनोज कॉम्बिनेशन नहीं है। तो लोग कहेंगे सब ई दवाई काहे ना लिखा, एक लिख दिया, वो 76 रुपया का हो तो तू हमारे 250 का ले दिया है। तो 76-250 का अंतर यही है, 250 की दवा में कैनबेरी पड़ा हुआ है जो कि आपकी ग्रोथ को, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकेगा, बैक्टीरिया को स्टिक होने से रोकेगा, आपके ट्रैक को साफ करेगा। इसीलिए डॉक्टर साहब ने 250 की दवा लिख दी है आपको और 76 वाली नहीं लिखी, क्योंकि हमें पेशेंट को कन्विंस भी तो करना है। हमारे यहाँ का जो पेशेंट है समझाना भी तो है उसे कि भाई तुम्हारी जेब पे अगर भार पड़ रहा है तो उसका फायदा तुम्हें मिलने वाला है। इसीलिए मरीज को कन्विंस करना है कि भाई 250 वाला इसलिए लिख दिए, 76 वाला से तुम्हें नहीं लिखे। तो इनका ब्रांड UT4D, ये आपके पास समय निकाल के पहुंचेंगे, आपके क्षेत्र में जाएंगे। तो सभी चिकित्सक बंधु से आप रिक्वेस्ट है कि इनको सपोर्ट करिए। दवा अच्छी है, सस्ती है, इनकी खुद की बनाई गई दवा है, तो इसका उपयोग अच्छा है। बाकी अगर आप चाहते हैं यूटीआई कुछ और दवा का नाम सुनना, तो सबसे पहले दवा जो यूटीआई की दवा आई थी वो सल्फा ड्रग आई थी। सल्फा ड्रग्स आज भी यूटीआई के लिए अच्छी दवाएं हैं, लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ रेजिस्टेंस डेवलप कर गया उनके अंदर, फिर धीरे धीरे कारगर नहीं हो गई। अब सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवाएं जो है वो अच्छा काम कर रही हैं, साथ में कुछ मैक्रोलाइट्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे मैक्रोएजिथ्रोमाइसिन दवा अच्छी काम कर रही है। लेकिन अब स्पेसिफिक दवाएं आई हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक सिम्टम्स पे काम कर रही हैं, बिल्कुल सिर्फ यूटीआई के लिए काम करें, उनका अच्छा उपयोग है। तो कई बार क्या होता है कि रिकरेंट यूटीआई, कॉम्प्लिकेट यूटीआई में लोअर ग्रुप की दवाएं काम नहीं करती, और वो फिर क्या होता है कि फर्दर रेजिस्टेंस उनमें डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर आप पेशाब की जांच कराओगे, यूरिन आरएम कराओगे, फिर आप कल्चर कराओगे, कल्चर रिपोर्ट मिलेगी भैया फला फला दवा रेजिस्टेंट हो गई, वो काम नहीं करेगी। और हम सब क्या होता है कि हम सब तुरंत मेडिकल गए और 2 रुपए गोली खा लिए, हमें रेजिस्टेंस से मतलब नहीं। वो डॉक्टर भौंकेगा तो भौंकने दीजिए, लेकिन रेजिस्टेंस हमें क्या मतलब है। और उसका खामियाजा मिलता यह है कि जब आप फंसते हो, फिर से किडनी हैम्पर होती है आपकी, तो आपको समस्या गंभीर आती है, तब तमाम दवाएं काम नहीं करती। तो इसलिए फिर आपको कुछ ग्रुप को सेव करना पड़ता है। इसीलिए किसी को यूटीआई समस्या हो डॉक्टर साहब लोग, तो रिक्वेस्ट आपसे यही है, मरीज को कन्विंस करिए भैया पेशाब की जांच जरूर कराओ, अपना सीएस तो पक्का कराओ, भले 300 रुपए लग जाए, लेकिन सीएस कराओ। कौन सा बैक्टीरिया काम कर रहा है उसे जरूर देखो, और फिर एंटीबायोटिक हिसाब से दो। और खासकर उस दवाओं में आप हमेशा एक एल्कलाइजर प्लस कैनबेरी डी मेनोज सिरप को जरूर ऐड करिए। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम आज इनकी रोटी खाने आए तो इनके बारे में जरूर कहेंगे, तो इनके ब्रांड को जरूर ऐड करिए। इतनी बात यूटीआई की, अगर कुछ पूछना हो यूटीआई के बारे में जरूर पूछ सकते हैं आप, कोई सवाल आपका हो तो।